नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 7 की श्रृंखला के तहत लेसन 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन। इससे पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी किया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। और आज हम इसके पार्ट 2 में, जो पार्ट 1 में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित, साइंस से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ, इसकी सूचना आपको समय समय पर मिल जाए। इसी तरह एनसीईआरटी 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12 सभी एनसीईआरटी साइंस की आपको विधिवत तरीके से और लगातार आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उनकी सूचना आपको समय समय पर मिल जाए। तो आज हम पार्ट 2 में 11th लेसन जंतुओं और पादप में परिवहन, इसके जो है 2nd पार्ट में आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां से हमने पिछला जो है वीडियो एंड किया था। ठीक है, तो यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रक्तदान क्या है, स्वेच्छा से किया गया रक्तदान जो है कई लोगों की जानें बचा सकता है। तो आज हम इसी के आगे पढ़ते हैं। आगे है हृदय। हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है या निरंतर धड़कता रहता है। तो हृदय का एक ही कार्य होता है, इसका काम होता है कि ब्लड को, रक्त को पंप करना। पंप करने का काम ही केवल रक्त का होता है, वो हृदय का होता है। और पंप के द्वारा ही जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। और यह जो हृदय है जो हमेशा 24 घंटे धड़कता रहता है। ठीक है, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करें। ठीक है, बताया गया है कि ऐसा कोई भी कम पंप की आप कल्पना करिए जो बिना रुके वर्षों तक चलता रहे। ऐसा कोई पंप असंभव है, यानी ऐसा कोई पंप नहीं है जो बिना रुके, बिना थके वर्षों तक लगातार चलता रहे। तो हृदय हमारा एक ऐसा पंप है जो बिना रुके, बिना थके 24 घंटे और वर्षों तक, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय जो हमारा होता है वो कहाँ होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, और इसका जो निचला सिरा है वो क्या होता है? जो शरीर के बाईं ओर झुका रहता है। चित्र 11.1 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हृदय है हमारा। ये क्या है? ये हृदय है, और ये थोड़ा बाईं ओर क्या होता है? झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़ कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप यानी साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होता है। जो हमारे हृदय का जो साइज होता है, इसको हम मुट्ठी बंद कर लें तो लगभग उसी आकार का जो है हमारा हृदय होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय जो हमारा होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में बटा होता है, जिसमें ऊपरी के 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं। ऊपरी के जो 2 कक्ष होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और जो निचले सिरे होते हैं, निचले कक्ष होते हैं, इनको हम निलय कहते हैं। कक्षों के बीच विभाजन की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हम जो है हृदय के दाईं ओर का आरंभ करते हैं। इस तरीके से देखिए, ये हृदय का चित्र बना हुआ है। इसमें ये महाशिरा है, इसको आप देख सकते हो, ये महाशिरा है। इसमें से क्या होता है? ये यहाँ पर जो है महाशिरा है। यहाँ से क्या होता है? पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है? वो हमारा आता है दाएं आलिंद में। यहाँ पर
देखिए जो ऊपर का सिरा होता है ये जो दायां आलिंद होता है, तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारा दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से होता हुआ कहाँ जाता है, दाएं निलय में जाता है। और यहाँ से जो ब्लड होता है, यहाँ कक्षों के बीच विभाजन की दीवार होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक वाल्व होता है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक वाल्व होता है। और ये नीचे वाला सिरा जो होता है ये हमारा दायां निलय होता है। और यहीं से क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो यहाँ पर देखिए फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ों तक जाता है। और वहाँ से जो फुफ्फुस सिरा द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है, हमारे बाएं आलिंद में। कहाँ पर आता है, बाएं आलिंद में। और फिर बाएं आलिंद से फिर निलय में आ जाता है। और निलय से होता हुआ जो है महाधमनी द्वारा पूरे शरीर को ले जाने का काम किया जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, महाशिरा द्वारा जो है अशुद्ध रक्त आता है दाएं आलिंद में, और यहाँ से निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या होता है, फेफड़ों तक हमारे जाता है, वहाँ पर शुद्ध हो जाता है रक्त। और फिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हमारे दाएं आलिंद में आता है रक्त, और दाएं आलिंद से आने के बाद निलय में आता है। और निलय से क्या होता है, ये महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये मानव हृदय का जो है कार्ड चित्र है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त की प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टरों के पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आला कहते हैं। इस पर अभी हम समझेंगे। अब कहते हैं हृदय स्पंदन क्या है, हृदय स्पंद क्या है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर, यानी लयबद्ध संकुचन होता है और उनका जो है विश्रांत होती हैं, यानी उनमें संकुचन होता है और वो एक तरीके से दबाव होता है। संकुचन और विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हार्ट बीट कहलाती हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय यानी स्पंदनों धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से देखा होगा, डॉक्टरों के पास स्टेथोस्कोप होता है जिसके द्वारा वो आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो एयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़ी रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंद की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। और इस तरीके से हम स्टेथोस्कोप को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है स्टेथोस्कोप को बनाने का तरीका बताया गया है और इसे आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद क्या होगा कि छात्रों के नाम, हृदय स्पंदन दर और दौड़ने के बाद इस तरीके से जो है आप उसकी जो है हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं। उनकी जो है हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ और जानकारी दी हुई है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 में की नामक चिकित्सक ने की थी। तो याद रखिएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की। तो जो एक चिकित्सक थे जो अंग्रेज थे, उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है, रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीवविज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो इस तरीके से आप परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ सकते हो। अब बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। देखा होगा स्पंज और हाइड्रा ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं, इनमें भी क्या रक्त होता है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। यानी जो हाइड्रा और स्पंज जैसे जंतु होते हैं इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जब क्या होता है, जब उनके शरीर में जल प्रवेश करता है तो उस जल के माध्यम से ही क्या होता है, ये भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते हैं। और जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण के लिए रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। अब बात करते हैं जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल जाती है। देखा होगा जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जब सांस लेने की प्रक्रिया होती है तो उसमें वो ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो हमारे शरीर में जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोगों ने समझा था कि जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इसी प्रकार शरीर के दौरान बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपचयित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखा होगा जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, उनको शरीर अवशोषित कर लेता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके का उत्सर्जन ही होता है। आइए हम मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। आखिर ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जाहिर सी बात है ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कहाँ से आते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। जब कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो क्या होता है, उनमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अधिकांश ये पदार्थ कैसे होते हैं, विषाक्त होते हैं। कैसे होते हैं, विषाक्त होते हैं, यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जब कोई वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को मिलाकर अंग, जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग होते हैं, इन सबको आपस में ला दिया जाए तो इसको हम एक प्रकार से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से होता है, मानव में क्या क्या उत्सर्जित होता है और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर
निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। देखा होगा कि रक्त में बहुत सी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है। यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दो वृक्कों में पहुंचता है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले चित्र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये वृक्क है यानी किडनी है, ये पूरा उत्सर्जन तंत्र है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। ये दो किडनियाँ होती हैं और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय होता है, ये यहाँ पर जो होता है मूत्र इकट्ठा होता है, और मूत्र मार्ग ये होता है, और मूत्र रंध्र यानी यहाँ से जो होता है हमारा मूत्र जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो इस व्यवस्था में सबसे प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है, गुर्दे हमारे वृक्क होते हैं, उपस्थित जब कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृक्क है, दो वृक्क, कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए और हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। यहाँ पर देखिए, मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें कौन कौन सी होती हैं, किडनी, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र, तो ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र जो है करता है, जिसमें 95% जो होता है वो जल होता है, और लगभग 2.5% यूरिया होती है, और 2% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद से लवण, जल और लवण होते हैं। बूढ़ों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों के सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। जब स्वेदन यानी पसीना आने पर कोई विशेष प्रयोजन होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो पसीना एक तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर को ठंडा बनाने के लिए ही काम करता है। यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क का काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यद्यपि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त की नियमित रूप से छान कर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार की जो रक्त छानने की विधि होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, यानी एक तरीके से कृत्रिम उत्सर्जन किया जाता है। पहली जानना चाहती है क्या अन्य जंतुओं में भी मूत्र करते हैं, अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। तो जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों की निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे मछलियाँ जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों में अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होती हैं, यानी जलीय
जो मछलियाँ होती हैं इनमें क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है जो सीधे जल में घुल जाती हैं, तथा पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो श्वेत सफ़ेद रंग का होता है, जिसको हम यूरिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार छिपकली, मछली, सर्प जो होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और इसी प्रकार जो मानव होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो याद रखिएगा कि जो मनुष्य का उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और इसके अगले पार्ट में हम अगले जो शेष इसका भाग बचा हुआ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए, ये आपके लिए काफ़ी लाभकर होंगे। धन्यवाद।